Good evening. Welcome to Autodidact IS. This video is regarding the Hindu newspaper analysis. Date July 15, 2022. आज के वीडियो में हम लोग द हिंदू के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। मेजर 8 से 9 टॉपिक है, जिस टॉपिक जैसा कि ब्रिजिंग द गैप, ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक इंडेक्स है, उसके रिगार्डिंग में एक आर्टिकल था, उसको हम लोग देखेंगे। फिर ड्राफ्ट तैयार हुआ है डिसेबिलिटी पॉलिसी पे, प्रीवियस 2006 वाले को रिप्लेस करने जा रहा है ये ड्राफ्ट, उसको हम लोग ये देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट कंसर्न है। आज के ये एडिटोरियल के पेज में था। उसके बाद प्रोटेक्शनिज़म एंड लिबरलाइजेशन के कन्फ्लिक्ट को देखेंगे। क्यों सारे कंट्री प्रोटेक्शनिज़म की तरफ जा रहा है, जबकि वर्ल्ड लेवल पे हम लोग ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का बात कर रहे हैं। इसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल जो अभी कुछ चेंज होने वाला है, उसको देखेंगे। उसके बाद जस्टिस सिस्टम जो हमारा है, उसमें क्या मेजर इशू है, इसमें बहुत ही ब्रीफ में हम लोग बात करेंगे और पूरे पॉइंट लगभग इसमें मेंशन है। डिटेल में डिस्कशन नहीं है, लेकिन मेंशन है, ऑलमोस्ट मेजर पॉइंट यहाँ मेंशन मिलेगा आपको। फिर उसके बाद मिशन शक्ति के अंदर नारी अदालत एक फेज़ मैनर पे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट बात कर रही है, तो उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद एक ब्लॉक है 4 कंट्री का, जिसको बोलते हैं I2U2 ब्लॉक, तो वो अभी हाल फिलहाल में सबमिट हुआ है। उसमें फूड पार्क के बारे में इस्टेब्लिशमेंट के लिए बात कर रहा है, तो उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो हमारा 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मंकी फॉक्स के बारे में, उसको हम लोग एक साथ में क्लब करके देख लेंगे। तो चलते हैं। पहला हम लोग ब्रिजिंग द गैप, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 में भी हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मेंस फोल्डर के तौर पे यहाँ से आपको कुछ पॉइंट मिल सकता है। जैसा कि आपको इसमें एक तो पहला जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। अभी तो क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है इंडेक्स से रिलेटेड, तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है और इंडिया का इसमें रैंक 135 है। नो डाउट पिछले साल ये आपका 140 था, और कितने में 156 कंट्री में, अभी घट कर 135 है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें जो मेजर बात इसमें कहा गया है कि कैसे जेंडर गैप हमारा अभी भी मौजूद है, और ख़ास कर आपका साउथ ईस्ट एशिया जो है आपका, वो वाला जो पार्ट है, उसमें ज़्यादा दिन लगेगा अभी हमको इक्वालिटी गेन करने में। इसमें एक चीज़ और हम लोग को इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे हमारा जो इंडिया का जो रैंक है 135, हम लोग से अच्छा हमारा जो नेबर है बांग्लादेश के बारे में बात करें, या आप श्रीलंका का बात कर लो, नेपाल का बात कर लो, मालदीव, भूटान, ये सारा हमारा जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इसमें आपका श्रीलंका है, ये देखो, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, ये सब हमसे अच्छा स्कोर किया है। हाँ, जो हमारे से ख़राब वाले में है, उसमें आपका एक ईरान है, पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान है। और अच्छे वाले में आपका आप लोग 5 कंट्री हैं, बांग्लादेश है, नेपाल है, उसके बाद श्रीलंका है, मालदीव है और
भूटान है। ठीक है, ये इंडिया है। इंडिया से अच्छा कंडीशन में ये वाला है और ख़राब कंडीशन में ये वाला है। इसके बाद इसमें अगर आप बात करोगे कि जो अभी ये इंडेक्स आया है आपका, ये क्राइसिस सिचुएशन में आया है। आप देखोगे कि जो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस और आपका वार के सिचुएशन में ये डेटा रिलीज़ किया है, ये ध्यान देना होगा। और इसमें देखने को मिला है कि जो पैंडेमिक, ये क्राइसिस के कारण जो इम्पैक्ट हुआ है, वुमेन पे इम्पैक्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा हुआ है। एक चीज़ इसमें भी है पॉइंट। और ये जो इंडेक्स तैयार करने में बेसिकली 4 पैरामीटर यूज होता है। 4 पैरामीटर अगर आप पहले से तैयार कर रहोगे तो आपको पता होगा क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन के बारे में बात कर रहा है तो ह्यूमन का 4 पैरामीटर इनिशियली आपको पता होना चाहिए कि अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करना है तो आपको एजुकेशन ज़रूरी है, हेल्थ ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद आपका इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ज़रूरी है। ठीक है, एक और है पैरामीटर 4 होता है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी ज़रूरी होता है। ये 4 बेसिस है जिसके तौर पे, अच्छा यहाँ एडुकेशन है, एडुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक एम्पावरमेंट, ये 4 पैरामीटर यूज़ करके हम लोग जेंडर गैप इंडेक्स तैयार करते हैं। इसमें एक और चीज़ बात किया है कि अगर वर्ल्ड लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड लेवल में हम लोग इक्वालिटी जो हम लोग अचीव कर चुके हैं वो हमारा 68% के अप्रॉक्स हम लोग गेन कर चुके हैं। 68.1% वर्ल्ड लेवल पे हम लोग इक्वालिटी आ चुके हैं। ये 100% इक्वालिटी अभी नहीं हुआ है। ये 100% होने में वर्ल्ड लेवल पे हमको 132 साल 132 ईयर लग सकता है, जो कि अगर हम लोग साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक पे का बात करें तो ये जो आपका जो ईयर है 197 ईयर पहुंच जाएगा 100% इक्वालिटी गेन करने में। तो ये एक मेजर डेटा है जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हो वुमेन के बारे में जब आप लिखते हो तब। इसके बाद इसमें एक चीज़ और बात किया है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में बात किया है, जिसमें डेटा में बताया है वुमेन का कंडीशन। एनीमिया जो है 57% जो है वुमेन जो है एनीमिया से ग्रसित है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इंडिया में। और अगर एनीमिया से है तो ये इम्पैक्ट फर्दर जनरेशन पर भी पड़ता है, उसके हेल्थ पे तो पड़ता ही है, हेल्थ मेंटल और फिजिकल हेल्थ के अलावा जनरेशनल पे भी असर पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अलावा एक पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव में हो गया, पॉजिटिव में ये एक बात किया गया है कि इंडिया में जो सेविंग अकाउंट है वो 78.6% वुमेन के पास खाता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जो है, सेविंग अकाउंट इसके पास मौजूद है। और ये आपका बेसिकली जनधन जो योजना चल रहा था, जनधन योजना, उसके कारण ये अचीव कर पाया है। इसके अलावा जो ये पेंडेमिक के कारण एक और चीज़ देखने को मिला है, जो लेबर फोर्स का श्रंक भी इसमें हमको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल इसमें आपको 2-4 चीज़ याद रखना होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको करता है, इसका 135 हमारा रैंक है, हमसे अच्छा जो हमारा नेबर है वो और हमसे ख़राब जो है वो, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। 4 पैरामीटर यूज़ करता है, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी और पॉलिटिकल अवेयरनेस। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है ग्रेट ओमिशन इन द ड्राफ्ट डिसेबिलिटी पॉलिसी। इसमें अब आप देखोगे कि ये जो हमारा डिसेबिलिटी पॉलिसी जो प्रीवियस डिसेबिलिटी पॉलिसी जो था वो हमारा 2006 में आया था। तो 2006 वाले को हम लोग अभी रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो क्यों रिप्लेसमेंट क्यों ज़रूरी है, रिप्लेस क्यों, वाई? तो इसका कारण है कि 2006 के बाद बहुत सारा चेंज आया है। जैसे कि आप बात करोगे तो 2007 में हम लोग
यूएन कन्वेंशन साइन किए 2007 में। यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यूएन कन्वेंशन ऑन राइट विथ राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ये हम लोग साइन किए। इसके बाद हम लोग एक्ट बनाए 2000, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में हम लोग लाए हैं, जिसमें हम लोग एक तो जो डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया 7 से बढ़ाकर 21 कर दिए। इसके अलावा हम लोग एक डेकेड क्या बोलते हैं, इंचॉन कमिटमेंट, इंचियोन साउथ कोरिया का एक शहर है, स्ट्रेटजी फॉर इंचॉन स्ट्रेटजी फॉर एशिया एंड पैसिफिक, एशिया एंड पैसिफिक डेकेड ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ये जो आप डेकेड ऑफ ये 2013 से 2022 तक का है। तो ये इंचॉन कमिटमेंट है। ये बेसिकली इसमें 10 हमारा गोल है। ये कमिटमेंट में जो है ये 10 गोल हम लोग इसमें डिसाइड किए थे, जो कि ये गोल अगर हम लोग अचीव कर जो कंपेटेबल है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 के लिए। इसी में एक मेजर इम्पॉर्टेंट चेंज लाया गया था, जिसमें कि हम लोग जो मेजर इंडिविजुअल, जो हमारा सिर्फ जो फोकस था पहले इंडिविजुअल से लेकर, पहले इंडिविजुअल पे फोकस था, अब हम लोग जो फोकस सोसाइटी के तरफ चले गए। जैसे इसको कह सकते हैं मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी के टू ए सोशल और ह्यूमन राइट मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी हम लोग शिफ्ट किए हैं। इनिशियली मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी से हम लोग जो शिफ्ट किए हैं, ये हमारा सोशल और ह्यूमन राइट मॉडल पे हम लोग शिफ्ट कर दिए, मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। इसको समझ भी सकते हैं कि इनिशियली आप जो आदमी अंधा है, जो मेडिकली डिसेबल है, अगर हम लोग उसी पे बात करें और सोसाइटी उसको कंसीडर ना करे, तो आदमी कितना भी उसको अपलिफ्ट करना चाहेगा नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम लोग सोसाइटी और ह्यूमन राइट मॉडल के तरफ हम लोग शिफ्ट किए, और ये बेसिकली शिफ्ट हमारा इंचियन कमिटमेंट के बाद हुआ है, उसी के थ्रू हुआ है ये, तो ये ध्यान रहेगा। अभी जो हमारा ये तो समझ में आ गया कि 2006 वाला जो हमारा ड्राफ्ट है या पॉलिसी है, वो अभी रिप्लेस करना है। और क्यों रिप्लेस करना है, तो ये मेजर 2-3 जो चेंज है आपको ध्यान में रखना होगा। अभी का जो ड्राफ्ट है उसमें जो मेजर इशू इस आर्टिकल में जो मेजर बात किया गया उसको हम लोग भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि जो अभी ड्राफ्ट आया है, जो इस पे ड्राफ्ट तैयार हुआ है, इसमें गवर्नमेंट नो डाउट पूरा कमिटमेंट शो होता है कि ये इंक्लूज़न और एम्पावरमेंट करना चाहता है, इंक्लूज़न एंड एम्पावरमेंट ये चाहता तो है, और इसके लिए मैकेनिज़्म भी इंश्योर करवाना चाहता है। और मैकेनिज़्म कौन सा इंश्योर करवा रहा है? मैकेनिज़्म हमारा पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी को इंक्रीज़ कराना है डिसेबल पर्सन का। इस पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी से अगर हम इसको अगर इंक्रीज़ करेंगे, तो
तो ऑफ कोर्स हमारा इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट दोनों ही अचीव हो पाएगा। और नो डाउट इसके लिए हम लोग जो डॉक्यूमेंट में देखते हैं, तो डॉक्यूमेंट में कमिटमेंट शो होता है, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल, स्पोर्ट्स, कल्चर, एक्सेसिबिलिटी, ये सारा हम लोग इस पे बात किया हुआ है। ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, जो राइटर इसमें इस आर्टिकल में बताना चाह रहा है, प्रॉब्लम है कि ये जो पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट का जो बात है, ये इसमें नहीं शो दिखता है, ये एब्सेंट इसमें दिखता है। पॉलिटिकल, ये ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मिसिंग है इसमें, ठीक है ना। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मिसिंग है और इसी को इंश्योर कराना होगा। अगर आप चाहते हो कि इसका इंक्लूजन और एम्पावरमेंट हो, तो बिना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये एक्चुअल में जो राइटर है उनका मानना है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बिना ये संभव नहीं है। और इसमें भी एक ये भी बात करते हैं कि जो अभी तक इंडिया में हमारे पास कोई एक कमिटेड पॉलिसी नहीं है जिससे कि हम ये इंश्योर करा सकें कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगा। आप ये देख सकते हो कि हमारा बाकी चीज़ में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंश्योर करवा रहे हैं। वुमेन के लिए हम लोग रिजर्वेशन लोकल में कर रहे हैं, लोकल लेवल पे आप देखो बहुत सारे जो स्टेट है 50% दे दिया है। SC ST के लिए आपके पास है रिजर्वेशन, लेकिन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए नहीं है। ये चीज़ आप देखोगे कि इसका कारण बता रहा है कि क्यों नहीं है, आखिर क्या कारण है कि एक्सक्लूज़न है डिसेबल पर्सन पॉलिटिकल लैंडस्केप का। अगर हम लोग बात करें तो उसमें आप देखो कि वोटिंग प्रोसेस जो है इनएक्सेसिबल होता है। उसके बाद उसमें जो पार्टिसिपेशन, जो पॉलिटिकल पार्टी में अगर देखोगे तो बहुत कम आदमी है। कितने मतलब पॉलिटिकल पार्टी अपने डिसेबल पर्सन को नॉमिनेट करता है या टिकट देता है। इसमें एक नाम आया था, साधना गुप्ता का नाम आया था, जो आपका पहली बार एक विजुअल डिसेबल MP बने थे, और वो भी सभी को पता नहीं है। साधना गुप्ता नाम है, SADHAN, साधन या साधन होगा, आई थिंक सो, साधन गुप्ता, ये MP थे, ठीक है। और ये भी वेल नोन नहीं है, अभी आप अधिकांश आदमी को पता नहीं होगा, ठीक है। तो कारण इसमें ये बताया जा रहा था कि जैसे कि आप बात देखोगे कि वोटिंग प्रोसेस इनएक्सेसिबल होता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पार्टिसिपेशन को बढ़ावा नहीं देता है, स्टेट और नेशनल लेवल पे मार्जिनलाइज है कि ये पॉलिटिकल एरेना में आए, ठीक है। ये अभी मौजूद है। ये जो राइटर हैं ये भी बात कहते हैं कि 2016 का जो आर्टिकल 2016 का जो एक्ट है, ये उसमें एक्ट में मेंशन है कि इलेक्शन कमीशन इंश्योर कराए कि हमारा जो डिसेबल पर्सन है वो वोटिंग में पार्ट ले। ये आपका आर्टिकल में मेंशन है। आर्टिकल इसमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिम्मा है कि एक्सेसिबिलिटी ये दे प्रदान करे, लेकिन रियलिटी कुछ डिफरेंट है, ठीक है ना। एक्सेसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि पॉलिटिकल पोलिंग बूथ है उसका एक्सेसिबिलिटी, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो बैरल, इसका डिमांड हो रहा है, बैरल जो अंधे लोग को देखने में मदद हो, उस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अवेलेबल होना चाहिए। व्हील चेयर सर्विस, ये सब चीज़ देखने को मिलता है, मतलब ये एब्सेंट मिलता है हमारा। एक्सेसिबिलिटी का बात करें तो इसमें ये सारा चीज़ मौजूद है। रियलिटी में ये चीज़ नहीं मिल रहा है, जबकि बोला जाता है कि ये होना चाहिए। इसके अलावा आप देखोगे एक और इम्पॉर्टेंट बात किया है कि डेटा नहीं है हमारे पास। डेटा जो है
डिसेबल पर्सन का मिसिंग है। डेटा हर एक कंस्टिट्यूएंसी में नहीं है, तो कंस्टिट्यूएंसी में नहीं होने के कारण इसका रिप्रेजेंटेशन भी नहीं हो पा रहा है। ये भी एक मुद्दा उठाया जा रहा है। इसके बाद एक और मुद्दा है एटीट्यूडनल बिहेवियर, ठीक है ना, वोटर में भी और पार्टी लीडर में भी टुवार्ड्स द डिसेबल पर्सन। एटीट्यूडनल बिहेवियर, ये अच्छा पॉइंट था। एटीट्यूड बैरियर जिसको बोल सकते हो, एटीट्यूड बैरियर एमॉन्ग वोटर एंड पार्टी लीडर। तो आप 3 चीज़ देख सकते हो, एक तो एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है जो इशू है, दूसरा डेटा नहीं है, और तीसरा एटीट्यूड। तो आपके पास अगर कोई डिसेबिलिटी वनरेबल सेक्शन जो हमारा पेपर 2 में आता है, वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में, तो उसमें डिसेबल पर्सन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक ये जो डेटा अच्छा है, आप 3 पॉइंट है, इसको डायरेक्टली यूटिलाइज़ कर सकते हो। उसके अलावा अगर ये नाम आए डिसेबल पॉलिसी के बारे में, तो आप यूएन कन्वेंशन, हमारा जो एक्ट है 2016 का, वो मेंशन करो, और इंचन स्ट्रेटजी और या आप इंचन कमिटमेंट के बारे में आप मेंशन करोगे, क्योंकि वहाँ पे एक मेजर शिफ्ट होता है, उसके बारे में आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, और इसको मेंशन करेंगे। ठीक, ये हमारा इस केस में हो गया। अगला हम लोग टॉपिक चलते हैं मंकी पॉक्स के बारे में। मंकी पॉक्स के बारे में आप देख लोगे, मंकी पॉक्स ही है। तो इसमें देखोगे ये आपके पेपर 2 में और 3 में भी आ सकता है। 2 में आपका हेल्थ वाला जो सेक्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन वाला जो पार्ट है कि कैसे इसको टैकल किया जाए, वो वाला गवर्नेंस वाले पार्ट में। और दूसरा आपका एक 3rd में आपका साइंस टेक में भी कि भाई कौन सा वायरस है। आप अभी हाल फिलहाल में आप देखोगे 2021 में पूछ चुका है कि कौन सा वायरस है, क्या है, कोविड-19 वाला। तो इसमें आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअल में ये आपको पता होना चाहिए कि ये जोनेटिक डिजीज़ है, ठीक है, जोनेटिक डिजीज़ है, मतलब एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो सोर्स आपका मंकी है, ऐप है, रोडेंट है, रैबिट है, ये सब सोर्स है, एनिमल ही सोर्स है। और इस सोर्स में आपका मंकी, ऐप, रोडेंट मतलब आपका रेट, माइस, स्क्वेरल, ये सब जो आता है। एक्चुअल में इसका हिस्टोरिकल देखिएगा तो 1958 में सबसे पहली बार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इसको देखा गया था। और 1970 में, अच्छा ये पहली बार तो ये जो मिला था ये आपका एनिमल में ही मिला था। ह्यूमन में आपका 1970 में वो भी ह्यूमन में ये देखने को मिला। 1970 में ये भी आपका कॉन्गो में ही मिला। अभी हाल फिलहाल में 2017 में आउटब्रेक हुआ था नाइजीरिया में, ठीक है, आउटब्रेक हुआ था, ये ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। अच्छा, ये जो जेनेटिक ये वायरस है, ये एक्चुअल में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये कैसा वायरस है, कौन सा वायरस है, ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि डबल स्ट्रेन है, डबल स्ट्रेन DNA वायरस है, ठीक है। और कौन से ग्रुप का है, ऑर्थोपॉक्स वायरस जीन्स, ठीक है। इसका सिम्टम आप देख लीजिएगा। सिम्टम में पहले रेसेस आता है, फिर उसके बाद आपका रेसेस धीरे धीरे बढ़ जाता है। 21 दिन का जेस्टेशन पीरियड है, ये आप इसको देख लीजिएगा। इसमें कुछ ज़्यादा ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आप इसको गूगल कर लीजिएगा। अगला टॉपिक हम लोग करते हैं प्रोटेक्शन। जो आप देखोगे लिबरलाइजेशन के दौर में प्रोटेक्शनिज़म बढ़ते जा रहा है, नो डाउट। इससे पहले इंडिया से पहले आप देखो तो चाइना या USA, ये दोनों ही प्रोटेक्शनिज़म का को यूटिलाइज़ कर चुके हैं वो लोग। और इंडिया में इस पे बात चल रहा है कि भाई इंडिया भी इस चीज़ को यूटिलाइज़ करने लगा है। जैसे आत्मनिर्भर भारत का बात करते हैं तो उसमें क्या है,
प्रोटेक्शनिज्म ही है कि आत्मनिर्भर होना मतलब सेल्फ रिलायंस बेसिकली ये जो जो हमारे जो राइटर हैं वो नेहरू जी का जो सेल्फ रिलायंस मॉडल था उससे ये कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे बेसिकली ये प्रोटेक्शनिज्म वर्सेस लिबरलिज्म में बात चल रहा है। जो लिबरलिज्म, जो एलपीजी रिफॉर्म आप पढ़ते होगे, एलपीजी रिफॉर्म 1991 वाला जो रिफॉर्म के बाद में हम लोग ओपन मार्केट कर दिए थे, मार्केट को हम लोग ओपन किए थे। यहाँ पे मार्केट को हम लोग मार्केट में बैरियर क्रिएट करते हैं, मार्केट में बैरियर क्रिएट करने का हम लोग बात करते हैं। इसमें आप बात करोगे आत्मनिर्भर भारत का, आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात करते हैं। तो यही है कि आप जब यहाँ पे बात करते हो लिबरलाइजेशन में, तो यहाँ इक्वल ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हो, इक्वल ट्रीटमेंट का, टू ऑल, इक्वल ट्रीटमेंट है। लेकिन जब यहाँ बात करते हो तो आप प्रोटेक्ट करते हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आपको पहले अगर पता होना चाहिए कि ट्रेड बैरियर जो होता है, ट्रेड बैरियर सिर्फ टैरिफ से नहीं होता है ना। अभी हम लोग हाल फिलहाल में क्वेश्चन यही था, इसमें जो मुद्दा हो रहा है, जो उठा है, वो आपका इंपोर्ट टैरिफ के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इंपोर्ट टैरिफ जो बेसिकली है अगेंस्ट होता है फ्री ट्रेड के बारे में। जो 1991 के बाद में हम लोग फ्री ट्रेड के तरफ, हम लोग फ्री ट्रेड के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, और ट्रेड बैरियर का जब आप बात करोगे तो आप क्या लगाते हो, टैरिफ लगा देते हो कि भाई गवर्नमेंट अपना कुछ कंपनी को या कुछ सेक्टर को प्रोटेक्ट करना चाहेगी तो वहाँ पे कुछ परसेंटेज लगा देगी। जैसे कि मान लो कि अभी अगर गेहूं का निर्यात बंद कर दे तो पता है कि भाई गेहूं का निर्यात अभी दिक्कत हो सकता है, तो इंपोर्ट में एक्सपोर्ट में बैरियर लगा देगी, ज़्यादा या तो मना कर देगी या तो उसको आप क्या बोलोगे, एक्सचेंज मना कर देगी, मतलब आपको बाहर भेजना ही नहीं। हाल फिलहाल में अभी यही देखने को मिला है। तो एक तो है कि इंपोर्ट टैरिफ भी लगा सकती है कि बाहर का कोई गुड्स मेरे यहाँ ना आए। जैसे उससे क्या होगा, बाहर का, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख लो कि जब हम लोग बाहर से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, एडिबल ऑयल, तो यहाँ का प्राइस जो है, हमारा जो प्राइस है कंट्रोल हो जाता है। इससे जो फार्मर है नो डाउट उसको कंपैरेटिवली जो तेल का दाम है जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। इसको निगेटिव सेंस में नहीं लेंगे, ये एक इसको समझने के तौर पे बता रहे हैं कि बाहर से अगर हमारा सप्लाई होने लगेगा तो यहाँ का जो रेट है वो कंट्रोल आ जाएगा। मतलब रेट में भी कंपटीशन होने लगेगा कि कितना कम से कम दाम में कंज्यूमर को मिले। यही बात इस डिबेट में किया गया है कि जो आपका इंडिया जो है, नो डाउट ये जो बात कर रही है, इसमें हम लोग जो इशू का पहले देख लेते हैं, ये 4-5 इशू में ही ये आ जाएगा। अच्छा, इशू में ये बात किया है कि भाई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पहला इशू बात किया है इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पे सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हाल फिलहाल में हम लोग प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम जो दे रहे हैं, जो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो ये वाला ये जो राइटर कह रहा है कि ये सही नहीं है, आपको फोकस करना चाहिए इफ़िशियंसी पे। ठीक है, प्रोडक्शन सेंट्रिक ना होके वर्सेस आपका इफ़िशियंसी। ठीक है, मतलब इफ़िशियंसी पे होना चाहिए, आप इस पे अभी हो, जो कि सही नहीं है इकोनॉमी के लिए। आप इफ़िशियंसी बढ़ाओगे, इफ़िशियंसी बढ़ेगा तो हमारा इंडस्ट्री जो है ग्लोबली कम्पीट कर पाएगा, हमारा वो सेक्टर खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट ले आएगा। और ये ग्लोबल कम्पीट करेगा तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा।
करेंट अकाउंट डिफिसिट फिर घटेगा, आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो करंट अकाउंट डिफिसिट घटने लगेगा। तो यही बात किया जा रहा है कि प्रोडक्शन सेंट्रिक ना होकर इफ़िशियंसी सेंट्रिक होना चाहिए। इफ़िशियंसी सेंट्रिक होगा तो बेस्ट प्रोडक्ट कम दाम में मिलने का संभावना है। एक इशू इसी पे बात चल रही है, मतलब इसमें बात हुआ है इंडस्ट्री पॉलिसी हमारा प्रोडक्शन सेंट्रिक ना होकर इफ़िशियंसी सेंट्रिक होना चाहिए। दूसरा है कि जो मार्केट जो किस तरह का डेवलपमेंट हो ये पॉलिसी मेकर ना डिसाइड करे। जो मार्केट डिस्कवरी को अच्छा माना है, मार्केट डिस्कवरी वर्सेस पॉलिसी मेकर। पॉलिसी मेकर अगर डिसाइड करे कि भाई हमारा इकोनॉमी ऐसे जाना चाहिए, ये सक्सेसफुल नहीं है। इसका एक एग्जांपल इसमें बात किया गया है कि सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स सेज बनाया गया था, ठीक है, 1970 में सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स सेज बना था। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम यहाँ पे डेवलपमेंट का बात किया था। लेकिन हमको बाद में देखने को मिला कि हम लोग जो अच्छे हो गए बाद में सॉफ्टवेयर में और डायमंड में। ये बेसिकली ये बताता है कि पॉलिसी मेकर भी नहीं कह सकता कि आने वाले टाइम में हमारा मार्केट किस ओर जाएगा। तो ये बेहतर है कि मार्केट को डिस्कवर करने दो कि मार्केट कैसे ले जाएगा। मार्केट डिसाइड करेगा। नो डाउट कुछ कंपनी लॉस में जाएंगे, कुछ डेप्थ में जाएंगे, बंद भी होंगे, लेकिन अल्टीमेटली अगर मार्केट डिसाइड करेगा तो वो सर्वाइवल रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। एक तो ये बात किया है। इसके बाद जो गवर्नमेंट एक्शन रिक्वायर्ड है, गवर्नमेंट एक्शन तो दोनों में ही गवर्नमेंट एक्शन रिक्वायर्ड है एफडीआई को लाने में। एफडीआई इन्वेस्टमेंट, अगर एफडीआई का बात करो या इन्वेस्टमेंट का बात करो तो ये या तो फॉरेन हो या डोमेस्टिक हो, दोनों ही केस में गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट एज ए क्या काम करे, इसी में ये बात कहा गया है कि गवर्नमेंट एज ए फैसिलिटेटर के तौर पे काम करे, सारा चीज़ प्रोवाइड करवाए, एज ए गाइड के तौर पे काम करे, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। मार्केट में ग्रोथ हो सकता है। उसके अलावा एक चीज़ और इसमें बात किया गया है कि क्या अगर हम गवर्नमेंट हमारा जो एक्शन लेती है, बोलती है कि नहीं ये बाहर का सामान नहीं, आपको अंदर का ही सामान लेना है, इंडिया का में अगर हो रहा है तो इंडिया का ही प्रोडक्ट लेना है, तो इसको ये बोला, इसमें इस आर्टिकल में बात किया गया है इस तरह का एक्ट को एक्ट ऑफ गवर्नमेंट कोरेशन, एक्ट ऑफ गवर्नमेंट कोरेशन। आप अगर किसी को बोलते हो कि तुम ख़राब सामान लो किसी कंज्यूमर को, तो ये कहाँ तक सही है, इस पे ये क्वेश्चन उठा था। तो इसमें यही बोलता है कि ये तो सरासर आपका फ्रीडम ऑफ चॉइस पे हमला हो जाएगा अगर आपको मना कर दिया जाए कि बाहर का नहीं आप अंदर कर लो, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस पे भी बात चल रही है इस पर, ठीक है। तो गवर्नमेंट अगर प्रोटेक्शनिज्म लाता है तो एक आपका फ्रीडम ऑफ चॉइस से जोड़ना होगा अगर क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो। इसके बाद एक चीज़ और है कि अगर आप प्रोटेक्शन करते हो तो कम्पिटिटिवनेस घटेगा, और कंपटीशन अगर घटेगा कॉम्पिटिटिवनेस अगर घटेगा, जो कि अभी हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा है, इससे इकोनॉमिक सफ़र करता है और ये भी देखने को भी मिल रहा है। और अगर ये इकोनॉमिक ज़्यादा देर सफ़र करेगा तो जो मेरा मैक्रो फंडामेंटल है, मैक्रो इकोनॉमिक, उसको भी हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। मैक्रो फंडामेंटल है, इसको भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या वे फॉरवर्ड क्या है, हम लोग आखिर बाद में क्या कर सकते हैं, इसका वे फॉरवर्ड क्या है। तो इसमें ये गवर्नमेंट बोल रही है कि वे फॉरवर्ड में गवर्नमेंट ये बात बोल रही है कि जो गवर्नमेंट है प्लस इंडस्ट्री
ये साथ में मिले और इंडस्ट्री पॉलिसी डिसाइड करें कि कैसा इंडस्ट्री पॉलिसी इसको चाहिए। दूसरा है कि गवर्नमेंट को एज ए फैसिलिटेटर के तौर पे काम करना चाहिए, हर एक चीज़ में उसका इन्वॉल्वमेंट ना होना चाहिए, खुद से ही अपना चीज़ ना खोलने लगे और वो खुद से कम्पीट करने प्राइवेट एंटिटी से, वो एज ए फैसिलिटेट करे क्या ज़रूरी है, लॉ एंड ऑर्डर हुआ, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ये फैसिलिटेटर के तौर पे ये काम करे। उसके बाद अगला एक और पॉइंट बोल रहा है कि वेटेज एवरेज टैरिफ रेट के बारे में बात कर रहा है। एक वेटेज एवरेज टैरिफ रेट यहाँ पे एक और लिख देते हैं, गवर्नमेंट एज फैसिलिटेटर। और तीसरा है आपका टैरिफ रेट। टैरिफ रेट के बारे में बात कर रहा है कि टैरिफ रेट एक आपका एक वेटेज एवरेज रखना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि सारे का इक्वल ट्रीटमेंट हो सकता है। यहाँ पर आपको ये समझ में आना होगा कि जो टैरिफ रेट है, नो डाउट ये ट्रेड बैरियर होता है। इंपोर्ट टैरिफ अगर बेसिकली ये डिसाइड जो करता है, ये दो है, एक तो वर्ल्ड बैंक और WTO डिसाइड करता है। जो टैरिफ रेट, वेटेज टैरिफ रेट है 6% है, ये 2008 से 6% है 2008 से, ठीक है। तो इस पे आप अगर सबका यही रहेगा तो इक्वल प्रोटेक्शन या इक्वल सपोर्ट एक ही माना जाएगा। इसके अलावा अगर ट्रेड बैरियर का अगर आप बात करो, ट्रेड बैरियर, तो ट्रेड बैरियर में एक तो इंपोर्ट टैरिफ हुआ, उसके बाद एक्सचेंज कंट्रोल, जैसे चाइना कर देता है एक्सचेंज अपना जो है करेंसी का वैल्यू घटा देता है, वो भी एक है ट्रेड बैरियर में। सब्सिडी अगर आप दे रहे हो तो वो भी एक ट्रेड बैरियर क्रिएट करता है। उसके बाद लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, जैसे कुछ इंडिया में भी जब सोलर पैनल का बात किया था तो 30% या 25% के आसपास आपको लोकल कंटेंट जो मटेरियल है यूज़ करना था, तो वो भी एक आपका ट्रेड बैरियर के तौर पे काम करता है। लोकल काउंटर के अगर कोटा आप कर रहे हो तो वो भी एक ट्रेड बैरियर के तौर पे काम करता है। ये ट्रेड बैरियर के बारे में बात हो। आई थिंक इतना काफ़ी है। तो इसमें आपको 2-4 पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि प्रोटेक्शनिज़म से अगर क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन अभी आया नहीं लेकिन आने का संभावना है कि सारे कंट्री अब इसी के तरफ जा रहे हैं। तो आपको 2-4 पॉइंट है उसको याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या इशू है, इंडस्ट्री पॉलिसी हमारा क्या है, तो हम जो इंडस्ट्री पॉलिसी हाल फिलहाल में क्या है उससे क्या इशू आ रहा है, इफ़िशियंसी नहीं बढ़ेगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा। फिर मार्केट डिस्कवरी और पॉलिसी मेकर डिसाइड करें हमारा मार्केट किस डायरेक्शन में जाए, पॉलिसी मेकर पे ना छोड़कर हम लोग मार्केट डिस्कवरी करें कि किस डायरेक्शन में जाना है, वो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर जो गवर्नमेंट अगर बोलती है कि ये चीज़ नहीं लेना है, आपको बाहर का सामान नहीं लेना है, तो ये हमारा फ्रीडम ऑफ चॉइस का बात हो जाती है। दूसरा लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस से हमारा इकोनॉमिक सफ़र करेगा। ये सब पॉइंट हुआ इसमें। ये अच्छा है, आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से 4-5 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये है, अगला टॉपिक है हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल के बारे में। पेपर 3 में है ये। बेसिकली ये फॉरेस्ट जो कंजर्वेशन रूल जो है, जो एक्ट बनता है, जो एक्ट को कैसे लागू किया जाए, तो ये रूल उसके लिए रूल बनाया जाता है। इस रूल में आपको पता होना चाहिए कि जो ये रूल बना था ये कैसे काम करता है। इसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन में अगर आप बात करोगे तो ये एक्ट है, इसमें रूल बना। इस बेसिकली इसको जो मेजर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को जानने के पहले इसका प्रोसेस क्या है वो जान लेते हैं। आपको पता होगा कि फॉरेस्ट लैंड जो है, फॉरेस्ट लैंड को अगर आप देते हो नॉन फॉरेस्ट्री यूज़ के लिए, तो इस केस में आपको नॉन फॉरेस्ट्री यूज़ का मतलब हुआ कि आप रोड कंस्ट्रक्शन के लिए दे रहे हो, रेलवे हाईवे डेवलपमेंट, माइनिंग, ये सब के लिए दे रहे हो, तो ये नॉन फॉरेस्ट यूज़ हो गया। अगर ये 6 हेक्टेयर से ज़्यादा है, 6 हेक्टेयर से ज़्यादा है, तो इसको सेंट्रल
गवर्नमेंट का अप्रूवल रिक्वायरमेंट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कैसे करता है? तो ये अप्रूव जो है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी करती है, ठीक है ना। पूरा एग्जामिन करने के बाद ये इंश्योर हो जाता है कि भाई लोकल जो लैंड डिस्प्लेस हुआ है या वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है उस पर असर नहीं पड़ रहा है, उसके बाद ये अप्रूव करता है। मतलब ये जब इसके पास जब जाएगा तो ये अपना आगे फॉरवर्ड करेगा, यस हो या नो हो, ये उस स्टेट में जहाँ का लैंड है उसके सेंट्रल स्टेट को भेजेगा, और सेंट्रल स्टेट के ऊपर ये जिम्मेवारी होता है, कंसर्न स्टेट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेवारी होता है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ठीक है, इसको इंश्योर कराए। मतलब कि अगर कोई आदमी, किसी आदमी का लैंड अगर आप एक्वायर करते हो तो उसको जो डिस्प्लेस होगा उसको सही जगह पे आप इस्टेब्लिश करवा रहे हो नहीं, और उससे पहले अगर आप लैंड ले रहे हो तो वहाँ का ग्राम सभा या लोकल गवर्निंग बॉडी का आपको रिटन कंसेंट चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ग्राम सभा का इन्वॉल्वमेंट जो है, क्योंकि हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि इसको बाईपास कर पास कर दिया जा रहा है, तो इसका रिटन कंसेंट चाहिए। रिटन कंसेंट ज़रूरी है, और ये सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर दायित्व है कि ये इंश्योर कराए कि ये हो रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और होता है कि जितना ये जो लैंड आएगा उतना ही लैंड इसको एफॉरेस्टेशन के लिए, कंपनसेंट्री लैंड फॉर एफॉरेस्टेशन इसको देना होगा। दो चीज़ इसमें है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपनसेटरी लैंड देना है, और प्लस पेमेंट भी करना है उस लैंड का नेट प्रेजेंट वैल्यू, उस लैंड का जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ये दो चीज़ उसको देना होगा, ठीक। प्रॉब्लम जो अभी जो ये ड्राफ्ट में है या रूल बनने जा रहा है, ये यहीं पर है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट बात कर रही है कि ये जो प्रोसेस है स्ट्रीमलाइन अप्रूवल प्रोसेस, उसका हेडिंग ही है स्ट्रीमलाइन, STREAM, स्ट्रीमलाइन द अप्रूवल प्रोसेस, ठीक। और इसी के तहत आपको ये इसमें बात कहा गया है कि जो प्राइवेट एंटिटीज़ है, प्राइवेट पार्टी है, वो प्लांटेशन कर सकता है और इसको सेल कर देगा। जो कंसर्न जो ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है, ये प्राइवेट एंटिटीज़ पहले से उतना लैंड जितना इसको फॉरेस्टेशन करना था, ये प्राइवेट जो कंपनी है या प्राइवेट ओनर प्लांट उतना ही प्लांट लगाया हुआ किसी दूसरे जगह पे बेच सकता है। यहीं पे ये बात चल रही है। ये गवर्नमेंट जो अभी ला रही है वो ये वाली बात है। तो भाई गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई अगर हम ऐसे करते हैं तो जो मेरा प्रॉब्लम है लैंड की, जो अधिकांशतर स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि हमको लैंड नहीं मिला है, कंपनसेटरी लैंड नहीं देती थी, तो ये फुलफिल हो जाएगी। और दूसरा जो हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो भी हमारा फुलफिल हो जाएगा, वो भी बढ़ेगा। ये दो बात हमारा गवर्नमेंट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये बात कर रही है। लेकिन जो इशू इसमें ये बात कह रहा है, जो अपोनेंट जो बात कह रहा है कि भाई आप फॉरेस्ट डिवेलर और ट्राइबल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किए हो। जो ट्राइब जिसका जो आप लैंड ले रहे हो, ट्राइब एंड फॉरेस्ट डिवेलर के बारे में, फॉरेस्ट डिवेलिंग जो है उसके बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहे हो। मेजर इशू यहीं पर है कि आप इसमें सिर्फ जो नया जो ड्राफ्ट है उसमें सिर्फ यही बात कहा गया है, स्टेट विल इंश्योर सेटलमेंट ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट। स्टेट के ऊपर छोड़ दिए हो कि ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो स्टेट देख ले। और इसका मतलब ये नहीं होता है
कि ये ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा कि जो ट्राइबल का कंसेंट और फॉरेस्ट डेवलपर का कंसेंट मिल गया। बस सिर्फ इसी मुद्दे पे बात चल रही है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो 2019 में एक इसमें मेंशन था कि लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट जो है एनालाइज़ किया था, जिसमें देखने को मिला कि जो हमारा फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है, ये जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है, ये बिना क्वेश्चन किए हुए, बिना जो क्या बोलते हैं उसको, लोकल कंसेंट लिए हुए ये एरिया अलॉट कर दे रहा है। इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये ग्राम सभा का जो इन्वॉल्वमेंट है, आप इसको मेंशन करो। मेजर प्रॉब्लम यही है। तो यही वाला एक इशू आप बात करो तो ये मेजर इशू यही है, ग्राम सभा का रिटन कॉन्सेंट वाला, ये इन स्पिरिट, लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो होना चाहिए। ठीक है, दो चीज़ें ध्यान रखना है। एक तो इस पे बात चल रही है, नया गवर्नमेंट ये अच्छा पहल है कि भाई आप पहले से ही प्लान किए हुए हो, वो एरिया आप दे दो, और जो लैंड जो फॉरेस्ट एरिया ले रहे हो तो उससे आपका ये जो इशू था ये रिजॉल्व हो जाएगा कि प्लांटेशन के लिए हमारा कंपनसेटरी लैंड नहीं मिल पा रहा है वो वाला, और प्लस आपका जो फॉरेस्ट परसेंटेज है, एरिया ऑफ फॉरेस्ट परसेंटेज, वो भी स्टेबल हो सकता है, मेंटेन हो सकता है उतना परसेंटेज। यहाँ पे आपका ये एक मेजर इशू था। अगला पॉइंट है हमारा हाउ टू ग्रास द व्हील ऑफ जस्टिस। इसमें मेजर जो इशू था जो जस्टिस वाला, आप यही बात करोगे कि भाई कैसे क्या प्रॉब्लम है, तो आप देखते होगे कि ये इस पे एक क्वेश्चन आप लोग को डाल दूँगा, आप वो क्वेश्चन लिखोगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है कि मेजर इशू ऑफ द जस्टिस सिस्टम इन इंडिया, ये मेजर इशू, व्हाट आर द मेजर इशू ऑफ जस्टिस सिस्टम इन इंडिया, और ये टॉपिक जो है इसमें आपको लगभग सब मिल जाता है। तो एक बार आप इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ लेना, छोटा सा आर्टिकल है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो इसमें यही बात किया जा रहा है, पेंडेंसी ऑफ केस जो है बहुत ज़्यादा है, पेंडिंग केस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो इंफ्रा के बारे में बात कर रहा है, टेक्नोलॉजी यूज़ के बारे में बात कर रहा है। तो ये सारा जो टॉपिक है इसमें आप ये देख लेना, एक बार गो थ्रू हो लेना, इसमें ज़्यादा है नहीं कुछ। इसके बाद ये है आपका नारी अदालत जो है, ये मिशन शक्ति के अंदर में ही एक पार्ट है। इसको देखने के लिए अगर आप बात करोगे तो मिशन शक्ति अगर देखोगे तो मिशन शक्ति का दो सब कंपोनेंट है, सब स्कीम आप बात कर सकते हो। एक है संबल, SAM संबल, और दूसरा है समर्थ। ठीक है, ये जो संबल है और समर्थ है, ये बेसिकली आपको नाम ही ये है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का है, और ये एम्पावरमेंट का बात करता है, ठीक है, ये एम्पावरमेंट के बारे में बात करता है। ये दो आपका सब स्कीम है। इसमें संबल वाला का अगर आप बात करो तो ये दोनों ही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, लेकिन इसमें जो है ये 100% पैसा जो है गवर्नमेंट देती है। और ये कहाँ से पैसा आएगा, तो आपको पहले पता होगा एक निर्भया फंड बनाया गया था, तो निर्भया फंड से, और प्लस मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का बजट है, उसके थ्रू ये मिलेगा। लेकिन जब यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे तीन क्राइटेरिया है। एक तो 60-40 का, 60-40 है जो स्टेट और प्लस यूटी जहाँ पे लेजिस्लेचर है, जैसे पौंडीचेरी और दिल्ली। उसके बाद आपका आता है 90 और 10 का। 90 और 10 आपको मिलेगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट और स्पेशल कैटेगरी स्टेट, इसको मिलेगा। और इसके बाद 100% का भी है इसमें, तो ये 100% वो वैसा यूटी जहाँ पे लेजिस्लेचर ना हो, है ना, तो वहाँ पे यूटी ही दो यूटी
यूटी छोड़ दो तो बाकी सारे में लेजिस्लेचर नहीं है, तो वो उसमें 100% ये देगा, फंडेड पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। 60-40 मतलब 60 सेंट्रल 40 आपका स्टेट, 90 सेंट्रल 10 स्टेट, ये इसमें है। इसमें संबल में और आप बात करोगे तो कौन कौन सा चीज़ है, तो वुमेन हेल्पलाइन के बारे में बात किया है, 181 जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर है। इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी इसी में आता है। इसके बाद आपका वन स्टॉप सेंटर है, ये भी इसमें आता है। अगर आप ये सारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी संबल में आता है। अगर समर्थ का बात करो तो उज्ज्वला हुआ, उसके बाद वर्किंग वुमेन हॉस्टल के हुआ, नेशनल क्रिच स्कीम हुआ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हुआ, ये सारा आपका एम्पावरमेंट के लिए है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो ये समर्थ वाले में अंदर आएगा। इसी में एक नया कंपोनेंट हमारा जो है वो नारी अदालत, न्यू कंपोनेंट है। ऐसा ये बात आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि नया कुछ स्टार्ट हुआ है। ये आप 2014-15 तक हमारा एक दूसरा इस चलता था, पारिवारिक महिला लोक अदालत, पारिवारिक महिला लोक अदालत, पारिवारिक महिला लोक अदालत चलता था, जो कि इस 2014-15 के बाद इसको बंद कर दिया गया। ये बेसिकली क्या होता था, इसको देखोगे तो हमारा जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है, ये आपका फाइनेंशियल सपोर्ट करता था एनजीओ को, फिनांस देता था एनजीओ को, कि एनजीओ को पैसा देता था कि ये ऑर्गेनाइज कराए ये पारिवारिक महिला लोक अदालत को ऑर्गेनाइज कराए, ठीक है। और ये बाद में 2014-15 के बाद में इसको बंद कर दिया गया और ये अभी फिर से स्टार्ट किया गया है। इसमें जो बात चल रही है, ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ये चलेगा। और इसमें जो इनिशियल फेज़ में जब यहाँ पे पारिवारिक में वाला में चलता था, तो इसमें जो मैटर जाता था वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता था, जैसे फैमिली अफेयर हुआ, मैटरनल डिस्प्यूट हुआ, बेगेमी हुआ, सक्सेशन हुआ, मोटर व्हीकल एक्ट हुआ, बहुत सारा चीज़ इसमें था। लेकिन इसमें अभी जो है ज़्यादा नहीं होगा, जो वैसा केस जाएगा जो छोटा ज़्यादा हार्ड, और जैसे इसमें हरासमेंट का केस के बारे में बात किया गया है, ठीक है ना, किसी का राइट को कत्ल कर रहे हो उसके बारे में बात किया गया है। तो ये पीटी नेचर का जो केस होगा, पीटी नेचर केस यहाँ पे जाएगा, हरासमेंट वाला जो बात हुआ, या आप कटलमेंट ऑफ राइट के बारे, वुमेन राइट ऑफ वुमेन, ये सब केस इसमें जाने वाली। तो ये एक तरह से नारी अदालत जो अगर आप बात करो तो ADR है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आप पढ़े होगे, हमारा मेन कोर सब्जेक्ट में भी है ADR पढ़ना है। और प्लस इसके बाद हम लोग को जेंडर जस्टिस इन सोसाइटी एंड विद इन फैमिली इंश्योर करवाएगा, ठीक। इसके बाद एक है I2U2। तो एक तो क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है कि इसमें कौन कौन सा है, ठीक है। तो एक तो आप दिख रहा है इज़राइल है, इंडिया है, ये 2 I हुआ। और एक आपका UK हो गया, जॉन बाइडेन है, और एक ये UAE हो गया, ठीक है। ये इंडिया हो गया, ये इज़राइल हो गया, ठीक है। तो ये 4 है, ये चारों साथ में मिलकर आया था। अभी हाल फिलहाल में इसका मीटिंग हुआ है और इसमें ये लोग बात कर रहा है कि एक प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे फूड पार्क को अप्रूवल देने के लिए। तो ये आपको बेसिकली आपको ध्यान रखना होगा कि एक तो हमारा फूड पार्क वाला एक टॉपिक भी है
पेपर 3 में है, फूड पार्क से रिलेटेड। तो वहाँ पे आप एक सिंपल पॉइंट दे सकते हो कि ये इनिशिएटिव हमारा फूड इंडस्ट्री में, तो एक हमको एक पॉइंट मिल जाएगा कि भाई हम अभी हाल फिलहाल में I2U2 जो है एक फूड पार्क सब साथ में मिलकर आके काम करना चाह रहा है। इसमें बहुत सारा जो छोटा छोटा चीज़ है, आप एग्ज़ाम तक नहीं जा पाएगा कि जैसे UAE 2 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इंडिया में, तो ये इतना यूज़ नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में। लेकिन हाँ, ये इतना कह सकते हो कि ये जो I2U का इनिशिएटिव फूड पार्क के लिए एक अच्छा संकेत है। हमारे यहाँ पे जो फूड वेस्टेज होता है वो बच जाएगा, फूड स्पॉयलेज, फूड वेस्टेज बच जाएगा, जिसके कारण हम लोग जो फूड का यूटिलिटी है वो बढ़ा सकते हैं, हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमारा फूड सिक्योरिटी बढ़ सकता है। और इसके लिए एक और बात है कि हम लोग जो क्रॉप यील्डिंग जो है मैक्स, इस पे इन्वेस्टमेंट हम लोग जो करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के तौर पे, फूड पार्क प्रोजेक्ट के तौर में, तो क्रॉप यील्ड को भी बढ़ाने का बात इसमें चल रही है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।